दोस्तों, योगेश ट्रेन के जनरल बोगी के ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। लेकिन ट्रेन जब स्टेशन पर रुकती है तो उसकी नींद खुल जाती है और योगेश उठकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र नीचे वाली सीट पर पड़ती है और योगेश देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नीचे वाली सीट पर बैठी हुई है। योगेश अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब 10 साल पहले दोनों का तलाक हुआ था तो योगेश की पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और शरीर से मोटी तगड़ी थी। लेकिन ट्रेन में जब योगेश अपनी पत्नी को देखता है तो उसका शरीर एकदम से गल चुका था, उसकी खूबसूरती कहीं गायब हो गई थी। जो लड़की पहले महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, आज वो 300-400 रुपये की साड़ी पहनकर ट्रेन में बैठकर कहीं जा रही थी। ये सब देखकर योगेश बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था। योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर अभी सोच ही रहा था, तब तक उसकी पत्नी की नज़र योगेश पर पड़ जाती है और जब तलाकशुदा पत्नी अपने पति को देखती है तो तुरंत अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पति को देखे ही ना हो। लेकिन दोस्तों, जो योगेश था ना, वो बहुत समझदार था। वो समझ जाता है कि मेरी पत्नी मुझे देख चुकी है। योगेश ऊपर वाली सीट से नीचे उतरता है तो उसके पत्नी के बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। योगेश उस लड़के से कहता है कि भाई साहब, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप मेरी वाली सीट पर ऊपर जाकर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर नीचे बैठकर आराम करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से वो लड़का ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी के बगल में बैठ जाता है। दोस्तों, योगेश की पत्नी का नाम शालिनी था। योगेश शालिनी से पूछता है कि शालिनी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। पहले तो शालिनी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जवाब देते हुए कहती है कि योगेश, मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। तब योगेश पूछता है कि शालिनी, तुम अभी तक अपनी दूसरी शादी नहीं की हो क्या? तब शालिनी सर हिलाते हुए कहती कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं की हूँ। फिर शालिनी योगेश से पूछती है, क्या तुम अपनी शादी कर चुके हो क्या? तब योगेश कहता है कि नहीं शालिनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी दूसरी शादी नहीं किया हूँ। तब शालिनी पूछती है कि ठीक है, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तब योगेश कहता है कि शालिनी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम था, मैं कल वहाँ से वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, शालिनी और योगेश अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब तक वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाला आ जाता है। तो योगेश शालिनी से कहता है, तुम आइसक्रीम खाओगी क्या? तब शालिनी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। तब योगेश कहता है कि आइसक्रीम तो तुम्हारा फेवरेट है, तुम हमेशा मुझसे आइसक्रीम घर पर मंगवा कर खाया करती थी, तो आज मना क्यों कर रही हो? तब शालिनी योगेश से कहती है कि देखो योगेश, अगर ऐसी बात है तो आइसक्रीम मैं खाऊंगी, लेकिन आइसक्रीम का पैसा मैं दूंगी, आप नहीं देंगे। तब योगेश कहता है कि ठीक है, अगर पैसा देने का मन तुम्हारा है तो तुम दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, योगेश आइसक्रीम ले लेता है और दोनों लोग खूब चाव से आइसक्रीम खाते हैं। दरअसल आइसक्रीम जो शालिनी थी ना, उसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी योगेश के साथ वो कहीं घूमने जाती थी, जब दोनों लोग एक साथ रहते थे, तो हमेशा शालिनी आइसक्रीम खाती थी। और आइसक्रीम खाते खाते योगेश शालिनी से पूछ लेता है कि शालिनी, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हो? क्योंकि तुम अभी तक अपनी शादी नहीं की हो, तो अपना तुम खर्च कैसे निकालती हो? तब शालिनी योगेश से कहती है कि देखो योगेश, जब हमारा तलाक हुआ था तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना खर्च कैसे निकालूंगी, अपनी ज़िंदगी को कैसे मेंटेन करूंगी। तभी मेरी मुलाकात मेरी बचपन की दोस्त से हो गई और वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं उससे बात की और वो मेरी नौकरी भी वहाँ पर लगवा दी। तो वहीं पर मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ, महीने का वहाँ से 12,000 रुपये मिल जाता है, तो आसानी से मेरा खर्च निकल जाता है। तब दोस्तों, योगेश कहता है कि शालिनी, उस दिन तुम बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब कोर्ट में हम दोनों का तलाक हो रहा था, तब जज साहब हमसे बोले थे 10 लाख रुपए तुमको देने के लिए, लेकिन तुम उस दिन पैसा लेने से मना कर दी थी। अगर वो पैसा आज तुम्हारे पास होता तो तुम अपना खुद का एक स्कूल खोल लेती और बच्चों को पढ़ाती, तो अच्छी खासी तुम्हारी इनकम होती, तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई होती। तब शालिनी योगेश से कहती है कि देखिए, अगर उस दिन मैं आपसे 10 लाख रुपए ले ली होती ना, तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। क्योंकि अगर उस पैसे से मैं स्कूल खोलती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं आपके पैसे पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे तो अपने दम पर कुछ करना था, इसीलिए उस दिन मैंने आपसे वो पैसा नहीं लिया। तब दोस्तों, योगेश शालिनी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही सोच है, यही तुम्हारी मानसिकता है, तो कोई बात नहीं, जैसे तुम करना चाहती हो वैसे कहो। दोस्तों, योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, हमारा तलाक होने के पीछे ना सिर्फ एक वजह था, और आज मैं खुलकर तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो अक्सर मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाता था। तब शालिनी कहती है कि हाँ बताइए, जो बात आप नहीं बता पाए आज बता दीजिए।
आज समय मिला है। तब योगेश कहता है कि शालिनी देखो, तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा था तुम्हारे साथ। पहले मैं दारू शराब पीकर हमेशा आता था, तुमको मारा करता था, लेकिन तुम्हारे के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज देखो तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन मैं सुधर चुका हूँ। मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता भी नहीं हूँ। सभी दोस्तों से अपना रिश्ता नाता तोड़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत हमेशा याद आती है। मैं जब भी घर पर अकेला रहता हूँ ना, तो अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तब शालिनी कहती कि ठीक है, ये सब तो होता रहता है, आपको याद आता है तो उससे क्या हो सकता है, लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी सासू माँ कैसी हैं? दोस्तों, जब योगेश सुनता है कि शालिनी उसके माँ के बारे में पूछ रही है ना, तो दोस्तों योगेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। योगेश शालिनी के कंधे पर अपना सर रखकर फुट फुट कर रोने लगता है। शालिनी पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं, बताइए माँ जी के साथ क्या हुआ है। तब दोस्तों योगेश रोते हुए बताता है कि शालिनी, तुम्हारे जाने के बाद ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि मेरे माँ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब तुम चली गई थी ना, तो मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बहू कहाँ चली गई है, उसको लेकर आओ। लेकिन मेरी माँ को भला ये बात कौन बताएगा कि तलाक होने के बाद कोई भी अपने घर पर वापस नहीं आता है। माँ हर रोज़ तुम्हारे बारे में बात करती रहती थी, तुम्हारे बारे में पूछा करती थी, लेकिन मैं उसको जवाब देता भी तो क्या देता। धीरे धीरे करके उसकी तबीयत खराब होती चली गई। मेरी माँ ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हो गई थी, वो दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ रहो और हम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। दोस्तों, जब शालिनी को ये बात पता चलता है ना कि योगेश की माँ यानी कि उसकी सासू माँ मर चुकी हैं, तो दोस्तों शालिनी भी उसके कंधे पर अपना सर रखकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि शालिनी की सास शालिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बेटी की तरह उसको मानती थी। लेकिन तलाक होने के बाद शालिनी चाह कर भी अपने सासू माँ से कभी नहीं मिल पाई थी, उसको कभी समय नहीं मिल पाया था। तभी योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, तुम हमेशा मुझे समझाती थी कि दारू शराब पीकर घर पर मत आया करिए, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आता था और मैं हमेशा तुमसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। लेकिन आज मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या गलत है और क्या सही है। शालिनी, मैं पीना खाना छोड़ दिया हूँ और अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर से तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तब शालिनी कहती है कि देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे सोचने का समझने का वक्त चाहिए। तब योगेश पूछता है कि शालिनी, तुम लखनऊ से वापस कब आओगी? तब शालिनी कहती है कि मैं आज जा रही हूँ, वहाँ पर रात को रुकूंगी और कल वहाँ से वापस चली आऊँगी। तब योगेश कहता है कि शालिनी, मैं भी कल लखनऊ से वापस आजमगढ़ अपने घर जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वापस आते टाइम चलोगी? तब शालिनी कहती कि नहीं नहीं, आप लोग बड़े आदमी हैं, आप रिजर्वेशन अपना कराए होंगे आने जाने का, और मेरा रिजर्वेशन नहीं है, मैं जनरल बोगी में बैठकर चली जाऊंगी, आप अपना काम करके चले जाइएगा, इतना परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तब दोस्तों योगेश कहता है कि शालिनी देखो, ऐसी बात नहीं है, इतने सालों बाद हम दोनों मिले हैं तो मैं तुमको ऐसे ही कैसे छोड़कर जाने दूंगा, मैं तुमसे कल आकर ज़रूर मिलूंगा। दोस्तों योगेश उस दिन शालिनी का मोबाइल नंबर लेता है और फिर कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो दोनों लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं और शालिनी अपनी माँ को देखने के लिए अपने भाई के घर पर चली जाती है और योगेश अपना ज़रूरी काम करने के लिए चला जाता है। योगेश जल्दी जल्दी 2 दिन का काम 1 दिन में ही निपटा देता है और अगले दिन सुबह में 9 बजे के आसपास स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर बैठकर शालिनी का इंतज़ार करने लगता है। शालिनी रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 बजे के आसपास आती है तो देखती है कि योगेश स्टेशन पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। शालिनी योगेश के पास जाती है और उससे कहती है कि आप अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे तो लगा कि आप किसी ट्रेन को पकड़कर चले गए होंगे। तब योगेश कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मैं तुमको अकेले छोड़कर कैसे भला जा सकता हूँ। योगेश दोस्तों अपना भी टिकट कटवाता है, शालिनी का भी टिकट कटवाता है और कुछ देर बाद जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और उस दिन शालिनी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, शायद योगेश उसको मिल गया था कुछ समय के लिए सही, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। तभी दोस्तों योगेश शालिनी से पूछता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, वो ठीक है ना? तब शालिनी कहती है कि हाँ, मेरी माँ थोड़ी बुजुर्ग हो चुकी है, इसीलिए उसकी तबीयत अक्सर ख़राब होती रहती है और हमेशा मैं उनसे मिलने के लिए जाती रहती हूँ, लेकिन अभी वो ठीक है। तब योगेश शालिनी से पूछता है कि शालिनी अब तुम कहाँ जाओगी? तब शालिनी कहती है कि मैं तो कानपुर जा रही हूँ, वहाँ पर स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, मैं तो आपको कल बताई थी कि कानपुर स्कूल में पढ़ाती हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पे मेरी नौकरी लगवाई थी।
तब योगेश कहता है कि हाँ हाँ मेरे दिमाग से उतर गया था कि तुम वहाँ पर पढ़ाती भी हो। तभी दोस्तों योगेश कहता है कि देखो शालिनी, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं साफ साफ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब शालिनी कहती है कि बोलिए क्या बात है, आप तो 2 दिन से हमसे बात कर रहे हैं और साफ साफ बात करके ही जा रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं। तब योगेश कहता है कि शालिनी देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो तुम भी कानपुर में अकेली रहती हो और मैं भी आजमगढ़ में अकेले रहता हूँ। तुम भी अकेले खुश नहीं रह पाती होगी और मैं भी अकेले खुश नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ रहें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। शालिनी योगेश के बातों का जवाब तो नहीं देती है और चुपचाप बैठकर उसकी बातों को सोचने लगती है। योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी देखो, मैं घर पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया हूँ और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है। भगवान की दया से मुझे पैसे रुपए की कमी नहीं है, बस मुझे जीवन में शांति चाहिए और शांति सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ही मुझे मिल सकती है। जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तब तक मैं हमेशा परेशानी रहूँगा, क्योंकि इन 10 सालों में मैं तुमसे दूर रहकर समझ चुका हूँ कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है। तब दोस्तों शालिनी योगेश से कहती है कि योगेश देखो, ऐसी बात है तो तलाक लेने से पहले आप उनको पीना खाना छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हमारे बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो सिर्फ और सिर्फ दारू शराब पीने खाने की वजह से होता था। मैं हमेशा आपको बोलती थी कि आप दारू शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आप दारू शराब पीना नहीं छोड़ते थे और उल्टा मुझे ही घर पर आकर मारते थे। काश अगर ये बात आपको 10 साल पहले समझ में आ गई होती तो हमारी ज़िंदगी में ये सब नहीं हुआ होता। आज हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होते। आपकी वजह से मेरा 2 बार गर्भपात हुआ है, मेरे पेट में मेरा बच्चा खराब हुआ है। आज हमारा एक हंसता खेलता परिवार होता, लेकिन सिर्फ पीने खाने की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। यहाँ तक कि आपकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, टेंशन में रहने की वजह से। शालिनी अभी योगेश से बात कर रही थी, उसको समझा रही थी, तब तक ट्रेन कानपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। तो शालिनी योगेश से कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप यहाँ से आराम से आजमगढ़ चले जाइएगा और घर पर पहुँचकर मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योगेश का जो गांव था ना, जो पुश्तैनी घर था, वो आजमगढ़ में था, लेकिन योगेश शालिनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो आज मैं कानपुर में तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। तब शालिनी कहती है कि देखिए, मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, वहाँ पर किसी आदमी का आना जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पर केवल लेडीज़ और लड़कियाँ रहती हैं, औरतें रहती हैं। तब योगेश कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक होटल ले लेंगे, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपने मन की सारी बातें तुमको बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों जो योगेश था ना, वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है शालिनी से। तो शालिनी कहती है कि ठीक है, लेकिन बस आज की रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी और कल मैं जाना है, मुझे स्कूल में पढ़ाना है, तो एक दिन से ज़्यादा मैं समय तुमको नहीं दे पाऊंगी। तब योगेश कहता है कि ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा समय चाहिए भी नहीं। अब उसके बाद दोस्तों दोनों लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कानपुर में होटल लेते हैं और उस होटल में पूरी रात गुजारते हैं। लेकिन जब दोनों लोग एक ही साथ एक ही कमरे में पूरी रात गुजारते हैं तो दोस्तों एक रात के अंदर ही पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है कि दोनों लोग की नीयत बदल जाती है। शालिनी पहले योगेश के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब शालिनी का मन एकदम से बदल चुका था। जब सुबह हुआ था तो शालिनी योगेश को समझने लगी थी। तभी योगेश शालिनी के सर पर हाथ रखकर कसम खाता है और कहता है कि शालिनी, अगर आज के बाद से मैं ज़िंदगी में कभी भी तुमको परेशान करूंगा या फिर कभी भी दारू शराब पीकर तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करूंगा तो तुम बेशक मुझे छोड़कर चली जाना और मैं कभी भी तुमको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बदतर हो चुकी है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरा काम में मन भी लगने लगेगा। अब दोस्तों शालिनी कुछ देर सोचती है, विचारती है। शालिनी सोचती है कि अगर मैं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, अकेले यहाँ पर रहकर पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी बच्चों को, तो कब तक ऐसे में करूंगी, कभी ना कभी तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि शालिनी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर ज़िंदगी गुजारना है तो अकेले तो वो गुजार नहीं पाएगी। जब तक उसका हाथ पैर चल रहा है, जब तक वो स्कूल में पढ़ा रही है, पैसा कमा रही है, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका उम्र ढलने लगेगा तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यही सब सोचकर शालिनी सोचती है, विचारती है और योगेश के साथ रहने का फैसला कर लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से योगेश अपनी पत्नी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। योगेश कानपुर से आजमगढ़ अपनी पत्नी को लेकर जाता है और हंसी खुशी दोनों लोग उसके गांव वाले घर पर रहने लगते हैं आजमगढ़ में। दोस्तों शालिनी घर का सारा काम संभाल लेती थी और योगेश अपने बिजनेस का काम संभाल लेता था। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों लोग की ज़िंदगी गुजरने लगती है और पूरे 2 साल बाद शालिनी एक प्यारे से बच्ची को जन्म देती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियों का माहौल बढ़ जाता है, घर में और भी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ने लगती हैं।
योगेश अपनी पत्नी को पाकर, अपने बच्चे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भी ज़्यादा मन लगाकर अपना काम करने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें योगेश दारू शराब के नशे में अपनी पत्नी को हमेशा मारा करता था और यही वजह था कि सिर्फ इसी वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन आखिरकार जब दोनों को तलाक को 10 साल पूरा हो जाता है, तब जाकर दोनों को समझ में आता है कि तलाक लेना अच्छी बात नहीं है और फिर दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। और दोस्तों हमारे समाज में भी तमाम ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो दोनों लोग एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों तलाक लेना अच्छी बात नहीं होती, तलाक नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पति कुछ गलत करता है तो आप उसको समझाइए, तब तक समझाइए जब तक आपका पति समझता नहीं है। अगर आपकी पत्नी कुछ गलत करती है तो पति का भी फर्ज बनता है कि आप अपने पत्नी को समझाइए और तब तक समझाइए जब तक उसको समझ में ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझता है तो फिर दोस्तों आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक प्रेरणादायक कहानी शालिनी और योगेश के जीवन की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।